बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर यू। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। इससे पहले हमने जो शेयर किए हैं वीडियोस उसमें है जी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक। तो काइंडली अगर आप उनको विज़िट नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ विज़िट दैम एंड वॉच दैम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स क्लास 9th के एमसीक्यूज़। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। लेकिन ये टू इक्वल जिस तरह कपल में होता है हमारे पास कि दो इक्वल फोर्सेस हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, यानी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं भी पैरेलल लेकिन अनलाइक हैं, तो क्या करते हैं जी ये कपल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इससे कपल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं बुक के ऊपर वो हैं जी टार्क, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, सिर्फ कपल ठीक है। ओके जी, सो एमसीक्यू नंबर 2 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर। देखिए बच्चों, हेड टू टेल रूल में ये होता है कि एक वेक्टर आपने लगाया, इसके ऊपर दूसरा लगा दें, इसके ऊपर आप चाहे तीसरा वेक्टर लगा दें, जब तक मर्जी ले जाएं, बस लास्ट वाले की हेड को आपने पहले वाले की टेल के साथ ज्वाइन कर देना है। तो इसमें ये नहीं है कि आप 1 2 3 वेक्टर लगा सकते हैं, इससे आगे उससे आगे उससे आगे। तो अब जहाँ तक मर्जी वेक्टर्स को इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शंस दी हुई हैं जी, कह रहा है 2 3 4 या एनी नंबर। सो एनी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। नंबर 3 पे देखें जी, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर। तो ये होते हैं जी 2। कौन कौन से? देखिए बच्चों, अगर ये एक फोर्स है जो एक्ट कर रही है किसी चीज़ के ऊपर, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो एक होगा जिसका एफ ऑफ वाई जो कि एफ साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चों, और एक बनता होता है एफ ऑफ एक्स जो कि एफ कॉस थीटा होता है। तो ये 2 कंपोनेंट होते हैं फोर्स के, जो कि ऑप्शन नंबर बी लिखी हुई है। ठीक है जी, इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हैं वो 1 है, 3 है, 4 है, तो वो सारी की सारी रॉन्ग ऑप्शन है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसमें कहा यह गया है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके जी, विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। देखिए बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। ठीक है, जब भी हमारे पास कंपोनेंट्स की बात होती है तो जो एक्स एक्सिस पे होता है ये देखें, ठीक है जी, ये वर्टिकल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, जिसको हम एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं और इसको हम वाई कंपोनेंट भी बोलते हैं। ये फोर्स होगी तो फोर्स के वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट, और अगर कोई और पैरामीटर होगा तो उसके ये वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट्स होंगे। ओके, तो ये आपसे एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। अभी पीछे जो मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। थीटा की जगह पर 30 जो कि उसमें गिवन है, और इसकी वैल्यू होती है 0.866। ओके, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 8.66। ठीक है, अब 8.66 को अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो वी कैन राइट इट एज 8.7। ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखें बच्चों, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। अच्छा, अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये जो एमसीक्यूज है ये इसी का रिवर्स है तकरीबन। ठीक है, पहले वाले का ही उलट करके उसने एक नया एमसीक्यूज बना दिया है। ठीक है, उसमें क्या था कि पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन था। इसमें क्या कह रहा है, पहले पूछ रहा है कपल है क्या, और नीचे उसकी डेफिनेशन बता रहा है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, नॉट इन द सेम लाइन, जिस तरह यहाँ लिखा होता है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो ये क्या बनाएगा जी, हमारे पास एक कपल बनाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है, नथिंग न्यू। ठीक है जी। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें वो कह रहा जी टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये कभी भी कपल नहीं बनाएगी, कभी भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जी टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये भी लाइक पैरेलल का मतलब होता है दोनों पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब जो है वो ये होगा कि अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है,
या इसके ऊपर लग रही है, ठीक है, जो 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में नहीं होगा। एक और ऑप्शन दे रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। इसका मतलब ये होगा कि एक फोर्स इस तरफ को है और एक फोर्स इस तरफ को है, ठीक है, एक ही लाइन में। तो क्या ये कभी कपल बनेगा? इस तरह भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कपल सिर्फ तभी बनेगा जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन एक्ट करेंगी, तो ही कपल बनेगा हमारे पास। ओके जी। 6 देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, देखें जी इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस हैं, ठीक है, सिग्मा एफ इक्वल्स 0 एंड सिग्मा टॉ इक्वल्स 0, यानी कि ना तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स लग रही हो और ना ही नेट टॉर्क हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी कि उसकी एक्सेलरेशन 0 हो, यानी अगर वो कॉन्टीन्यूसली मोशन में है, ठीक है। एक केस ये भी होता है कि वो कॉन्टीन्यूसली कोई चीज़ मूव कर रही है, यानी सर्कल में रोटेट कर रही है और एक स्पीड पर रोटेट कर रही है, तो वो टॉर्क में आएगी, ठीक है, एंगुलर टॉर्क जिसको बोलते हैं सर, तो टॉर्क आ जाएगा उसका। और सिग्मा एफ इक्वल 0 मतलब कि वो कंटिन्यूस करे, बिल्कुल उसके अंदर आप यूँ कहें कि किसी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो जो टॉर्क भी उसका 0 होना चाहिए और फोर्स भी उसके ऊपर लगने वाली 0 होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो चीज़ जो है वो उसको कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। और इस अदर ऑप्शन में उसने कहा है कि हमारे पास अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो, तो स्पीड का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं ज़रूरी। स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म नहीं, ये भी गलत है। तो एक्सेलरेशन इज 0, बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ मूव कर रही है या वो रेस्ट पे है कम्प्लीटली, तो ये एक्सेलरेशन 0 होगी। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 7। अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप इट्स हाइट ऑफ डिस्प्लेस्ड, ठीक है जी, मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसके अंदर इट्स हाइट ऑफ डिस्प्लेस्ड, ओके जी, कीप्स इट्स हाइट ऑफ डिस्प्लेस्ड। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब होता है बच्चों जब सेंटर ऑफ जो आपका ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये चेंज ना हो। और इसकी एग्जांपल जो है वो आप देखें, कोई बॉल है, इसके ऊपर आपको शेप बना दें, इसको अगर आप रोल कर दें, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पे था तो रोल होने के बाद भी वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो अगर इसका फेस पहले इस तरह था, अब इस तरह हो गया, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इस तरह होता है जी। तो लास्ट एमसीक्यू हमारे पास कह रहा है कि रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, तो रेसिंग कार्स को बेटा कैसे स्टेबल बनाया जाता है? उनकी जो हाइट है ना उसको ज़मीन के करीब रखा जाता है, जितनी उसकी हाइट कम होगी उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी, ठीक है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट नीचे होगा और वो रोटेट नहीं करेगी, जल्दी घूम नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। और अदर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज देयर स्पीड, ये बात बिल्कुल गलत है। डिक्रीज देयर मास, इसके साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। डिक्रीजिंग देयर विड्थ, ये भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसकी स्टेबल रहने का जो रिलेशन है वो बेसिकली है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना स्टेबल पॉइंट पे होगा, जो कि जितना ज़्यादा ज़मीन के करीब होगा, उतना ज़्यादा उसको रोटेट करना या घूम जाना या गिरना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ कहें कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन किया जाता है और रेसिंग कार्स को स्टेबल बनाया जाता है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।